आज हम करेंगे नेताजी का चश्मा, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही मजेदार कहानी है। इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन तो करेंगे ही, साथ ही साथ इसको इंटरेस्टिंग वे में समझने के लिए एनिमेशन का भी प्रयोग करेंगे, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसी चैप्टर के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, इसी चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन और इसी चैप्टर के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे। तो आज हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को पढ़ने से पहले इसकी पूरी कहानी में बता क्या रखा है, दो तीन लाइनों में पहले सुन लो ताकि पाठ अच्छे से समझ में आए। ये कहानी है नेताजी की, नेताजी यानी सुभाष चंद्र बोस की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस चश्मा लगाते थे, ये आप भी जानते हैं, और हमारे देश के लिए कितने पूजनीय थे, कितने महान कार्य किए हैं, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। मैं इस पूरे पाठ में जो नेताजी के बारे में बात चल रही है वो बताता हूं। इस पाठ के लेखक हैं स्वयं प्रकाश। दरअसल ये कहानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की न होकर बल्कि उनके चश्मे के बारे में है। ये आप भी जानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस चश्मा लगाते थे। नेताजी के शहीद होने के बाद देश में बहुत से नेताजी के स्मारक लगाए गए। स्मारक का मतलब क्या होता है? जब कोई भी महान आदमी शहीद हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है तो अक्सर लोग उनकी मूर्ति बनाते हैं, और मूर्ति होती है यहां तक, यानी कि चेस्ट तक, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। इसी को ही स्मारक कहते हैं। तो नेताजी के भी स्मारक लगाए गए। अब जब जब इनके स्मारक लगाए गए तो उनके मूर्ति पर चश्मा भी लगाया गया, क्योंकि नेताजी चश्मा लगाते थे। लेकिन एक कस्बा ऐसा था, एक स्थान ऐसा था जहां पर नेताजी का स्मारक तो लगाया गया देशभक्ति की भावना को दिखाने के लिए, लेकिन उनका चश्मा नहीं बनाया गया। तो ये एक बड़ी अजीब बात थी। इसी को लेकर ये पूरा पाठ है, बड़ा मजेदार भी है और एक संदेश भी लिए हुए है। तो उसी को हम अब पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना। पहले पैराग्राफ में हम एक कस्बे के बारे में पढ़ेंगे कि एक कस्बा है जहां पर एक लड़कों का स्कूल है, एक लड़कियों का स्कूल है, शौचालय बने हुए हैं, वगैरह वगैरह, क्या क्या चीजें हैं वो सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। एक कस्बा क्या होता है? कस्बा दरअसल शहर से थोड़ा कम सुविधाओं वाला होता है और गांव से थोड़ी ज्यादा सुविधाएं वाला होता है ना। गांव और शहर के बारे में तो आप जानते हो, लेकिन इन्हीं के बीच में एक आता है शब्द कस्बा। आप भी अपने बारे में एक बार कमेंट कर देना कि आप इन तीनों में से कहां रहते हो। इस पाठ को पढ़ने से पहले कुछ पात्रों के बारे में भी सुन लो। एक कुछ मुख्य पात्र हैं, जैसे एक है हालदार साहब। हालदार साहब एक कंपनी में काम करते हैं। उनका इस कस्बे से हर बार गुजरना हो जाता है। हर बार का मतलब हर 15-20 दिन के बाद कंपनी के काम के सिलसिले में जाते हैं। लेकिन इस कस्बे में क्यों रुकते हैं? दरअसल पान खाने के लिए। और इसके अलावा एक पान वाला है, साथ ही एक कैप्टन है। कैप्टन का क्या भूमिका है वो मैं जब पाठ में आएगा तभी समझाऊंगा। इसके अलावा एक मूर्तिकार है, मास्टर मोतीलाल। मास्टर मोतीलाल कौन है? जिसने मूर्ति बनाई है, किसकी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। चलिए वापस पाठ पर आते हैं। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान थे, मतलब जो पक्के मकान थे वो बहुत कम थे। और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था, बाकी तो छोटी मोटी दुकानें ही थी, बाजार सिर्फ एक ही था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल था, एक लड़कियों का स्कूल था, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना भी था, 2 ओपन एयर सिनेमा घर भी थे और एक ठो नगरपालिका भी थी। ठो का मतलब 2, 1-2 नगरपालिका भी थी। नगरपालिका का क्या काम होता है ये आपको पता ही है। नगरपालिका थी तो वह कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। किस तरह के काम? जैसे कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, तो कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। मतलब इस तरह के छोटे मोटे काम करती रहती थी। अब इसी नगरपालिका ने एक बहुत अच्छा काम भी किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवा दी। प्रतिमा मतलब मूर्ति। अब उसी के बारे में ये कहानी देखो। इसी नगरपालिका के किसी उत्साही बोर्ड, उत्साही का मतलब आपको पता है, उत्साह से भरा हुआ, और बोर्ड का मतलब एक तरह की कमेटी। नगरपालिका में जो एक कमेटी बना दी गई कि आपकी जिम्मेदारी है कि आपको ये मूर्ति बनानी है या बनवानी है। तो उत्साही बोर्ड, या यूं कह सकते हो कि प्रशासनिक अधिकारी ने, प्रशासनिक मतलब जो शासन करता है, ऐसा अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा भी लगवा दी। प्रतिमा मतलब मूर्ति, मैं पहले ही बता चुका हूं। संगमरमर आपको पता है एक तरह का पत्थर होता है। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में, और वो हिस्सा क्या है? चश्मा। अब अगले पैराग्राफ में लेखक कहता है कि मुझे पूरी बात नहीं पता नहीं क्या हुआ होगा, लेकिन शायद इस तरह की बातें रही होंगी कि नगर पालिका के पास समय कम होगा। उस कम समय में हड़बड़ी में जल्दी से जल्दी उस काम को पूरा करने के लिए किसी स्थानीय कलाकार को, यानी छोटे मोटे कलाकार को ही यह काम सौंप दिया होगा। क्या काम? मूर्ति बनाने का काम, कि तू बना दे। अब इतना समय नहीं है कि हम बहुत अच्छे अच्छे मूर्तिकार लेकर आए, या हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम बहुत अच्छे मूर्तिकार लेकर आए। तो ऐसा सोचकर उन्होंने कोई एक छोटे मोटे जैसा भी एक पेंटर या एक कलाकार, उसको ही यह काम सौंप दिया कि तू बना दे। अब उसने मूर्ति तो बड़ा अच्छे से बना दी,
ठीक ठाक जैसी भी ठीक थी, अच्छा लग रहा था, लेकिन चश्मा नहीं बनाया। उसी के बारे में पढ़ेंगे। देखो पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने की, अच्छी मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होगी शायद इसीलिए, या फिर अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान की, अच्छी मूर्ति बनेगी तो लागत अनुमान भी बहुत ज्यादा होगा, यानी पैसा ज्यादा लगेगा, और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज्यादा होने के कारण काफी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा। अब ऊहापोह का मतलब होता है उलझन। अब इस पूरी लाइन का मतलब क्या हुआ कि नगर पालिका के पास पैसा तो कम था, उपलब्ध बजट तो कम था, और अगर अच्छी मूर्ति बनानी है तो उसके लिए बहुत ज्यादा पैसा लगेगा। तो इसी उलझन में, इसी ऊहापोह में या फिर चिट्ठी पत्री में कि और बजट दो, इस तरह से काफी समय बर्बाद हो गया होगा और बोर्ड की शासन अवधि समाप्त हो रही होगी। समाप्ति होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। पास का ही कोई कलाकार लिया, उसी को यह काम सौंप दिया, और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, मान लेते हैं, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। अब पटक देने का मतलब मैं 1 महीने में कैसे ना कैसे उसको पूरी कर दूंगा, चिंता मत करो, ऐसा उसने कहा होगा। जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी के नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची थी, जिसे कहते हैं बस्ट। बस्ट इसको कहते हैं, इस तरह की मूर्ति को, और सुंदर थी, बहुत अच्छी लग रही थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसीन। मासूम आप जानते हैं और कमसीन का मतलब होता है सुंदर। फौजी वर्दी में थे। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। अब ये 2 नारे क्यों याद आने लगते थे? ये क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही ये 2 नारे दिए थे, इसीलिए उनकी मूर्ति को देखते याद आने लगते थे। अब लेखक कहता है कि मूर्ति को देखकर ये 2 नारे याद आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मूर्ति काफी अच्छी बनी है, सराहनीय है। नहीं तो अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति नेताजी की तरह लग ही नहीं रही होती तो फिर वो नारे कहां से याद आते? इसका मतलब काफी ठीक ठाक बनी थी। तो ऐसा ही लिखा हुआ है। देखिए, इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। जैसा मूर्ति होती है वैसा ही तो पत्थर का चश्मा बनता है, लेकिन ऐसा नहीं था। ओरिजिनल चश्मा था, जैसा मैंने लगा रखा है, जैसा और कोई भी लगाते हैं। ऐसा एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। सचमुच का चश्मा लगा दिया। हवलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, जो उनकी आदत ही थी, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया, यानी तभी उन्होंने देखा पहली बार, और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी, यानी हैरानी होगा कोई भी कि मूर्ति संगमरमर की और चश्मा रियल, असली का। कौतुक भरी मुस्कान फैल गई हवलदार साहब की। वाह भाई, उन्होंने कहा, वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। अच्छा बच्चों, इस पाठ के लेखक का नाम मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कमेंट करके बताओ, देखना चाहता हूं कितने बच्चे याद रख पाए। अब आगे के कुछ पैराग्राफ्स में हम पढ़ेंगे कि हवलदार साहब हर बार यहीं से ही गुजरते थे, पान खाते थे और मूर्ति को जरूर देखते थे, और हर बार उनको हैरानी ही होती थी। किस बात की हैरानी? एक बार तो हैरानी इसी वजह से कि चश्मा लगा हुआ है, दूसरी बार हैरानी इस बात की कि चश्मा बदल गया। अब पहले तो चौड़ा काला फ्रेम था, अब दूसरी बार कोई और फ्रेम लगा हुआ है, तीसरी बार कोई और फ्रेम। हर 15-20 दिन के बाद जब वो वहां से गुजरते, मूर्ति वहीं के वहीं, पान भी वहीं का वहीं, सब कुछ वहीं, लेकिन चश्मा बदल जाता था। तो इस बात की बड़ी हैरानी होती थी। तो ऐसा ही कुछ हम इन पैराग्राफ में पढ़ेंगे। देखिए, जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। जीप में ही वो आया जाया करते थे हवलदार साहब। तब भी हवलदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। यानी बहुत अच्छा प्रयास था कि चलो, मूर्तिकार तो भूल गया कि चश्मा भी बनाना है, लेकिन वहां के जो नागरिक हैं, वहां के जो रहने वाले हैं, उन्होंने कम से कम चश्मा लगाकर थोड़ी तो देशभक्ति दिखाई। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं है कि उनका रंग रूप कैसा है, कद कैसा बनाया है मूर्ति में, इसका नहीं है, बल्कि उस भावना का है। वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया चश्मा दूसरा है, यानी बदला हुआ है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हवलदार साहब का कौतुक और बढ़ा। कौतुक मतलब हैरानी। वाह भाई, क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हवलदार साहब की आदत ही पड़ गई, हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना।
एक बार जब कौतूहल कौतूहल यानी जिज्ञासा, मन में इतनी ज्यादा जिज्ञासा होगी जो असहनीय हो गई, दुर्दमनीय हो गई, सहन नहीं हो रही थी वो जिज्ञासा, जब ऐसा हो गया तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। अब पान वाला कौन है, कैसा है, इसके बारे में सुनो कि पान वाला एक बहुत ही मोटा, अच्छा तोंद वाला, तोंद मतलब अच्छा खासा पेट जिसका निकला हुआ, ऐसा व्यक्ति था। काला था और उसकी जो बत्तीसी थी, बत्तीसी का मतलब ये जो दांत थे वो काले लाल इस तरीके से थे। क्यों? दरअसल वो पान बहुत ज्यादा मात्रा में खाता था, खुद भी पान ठूसता रहता था और दूसरों को भी बेचता था, हमेशा धोती कुर्ता ही पहनता था। अब ये तो थी उसकी वेशभूषा, अब उसका अंदर से स्वभाव कैसा था वो सुनो। स्वभाव में वो खुश मिजाज था। खुश मिजाज होता है जो हंसी मजाक करता रहता है, हंसता रहता है, वो हर किसी का मजाक बनाता रहता था। तो ऐसा ही कुछ लिखा हुआ देखिए, पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था। अब पान वाले से जब उन्होंने पूछा कि क्या बात है, हर बार चश्मा क्यों बदल जाता है, उसके बारे में लिखा हुआ है, वह पहले पान वाले के बारे में सुनो, वह एक काला मोटा और खुश मिजाज जो हंसता रहता था हमेशा आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा, अंदर ही अंदर हंस रहा है। उसकी तोंद थिरकी, तोंद का मतलब पेट और थिरकी मतलब नाचने लगी। जब हम हंसते हैं तो हमारा पेट हिलता है और जिसका बड़ा पेट होता है उसका तो पेट और ज्यादा हिलता है, तो वो नाच रहा है, मतलब उसकी तोंद नाच रही है। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका, पान इसीलिए थूका कि बोलने से पहले उसको थूकना ही पड़ता था, और अपनी लाल काली बत्तीसी यानी दांत दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। अब हालदार को कुछ समझ में नहीं आया, क्या करता है? हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। उन्होंने पूछा क्या करता है? चश्मा चेंज कर देता है। पान वाले ने जवाब दिया, क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है, मतलब क्यों बार बार बदल रहा है, एक ही बार रख लो जो भी रखना है, एक चश्मा रख दिया उसके बाद मत बदलो, तो चेंज क्यों कर रहा है? हालदार साहब ये नहीं समझ पा रहे थे। हालदार साहब अब भी कुछ नहीं समझ पाए। अब पान वाला समझाता है कि कैप्टन से जब कोई ग्राहक वही चश्मा मांगता है जो मूर्ति पर लगा है, तो वह उस मूर्ति से उठाकर उस ग्राहक को बेच देता है और अपनी तरफ से दूसरा चश्मा लगा देता है। तो ऐसा ही कुछ पढ़ेंगे। देखिए, कोई ग्राहक आ गया, समझो ग्राहक का मतलब ग्राहक, उसको चौड़े चौखट चाहिए यानी फ्रेम ऐसा चाहिए जो मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। अब हालदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। अब ये बात तो उनको समझ में आई, एक्चुअल में उसका नाम कैप्टन नहीं था, उसके बारे में आगे बात करेंगे। उसे नेताजी के बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है यानी दुखी करती है, कि बिना चश्मे की मूर्ति अच्छी नहीं लगती उसको, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही। इसीलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है, मतलब अपनी तरफ से कोई भी लगा देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है, दरकार मतलब आवश्यकता होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए, क्योंकि क्षमा मांगता इसीलिए कि उनकी मूर्ति से वो चश्मा उतार रहा है, इसीलिए उसको शायद उतारते हुए भी बुरा लगता होगा, लेकिन घर चलाना है उसे तो इसीलिए वो उतारता भी होगा, लेकिन क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है यानी दूसरा दे देता है। अब ये बात तो हालदार साहब जो समझ पाए वो यहां पर लिखी है, इनमें कितनी सच है कितनी झूठ है वो हम आगे पढ़ेंगे। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर से पूछा, क्या पूछा? नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहां है, जो यानी जो मूर्ति पर लगा हुआ था वो कहां गया? अब पान वाले के बारे में सुनो। पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था, दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तोंद फिर से थिरकी। कत्थे की डंडी वो होती है जिससे पान को रगड़ते हैं, जिस पर चूना लगाया जाता है बार बार रगड़ रगड़ के, आप समझ गए होंगे। कत्थे की डंडी फेंक कर पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी, पीक मतलब थूक फेंका, और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया, ऐसा मजाक बनाते हुए बोला। अब ये बात पान वाले ने तो मजाक में बना दी, लेकिन दरअसल हालदार साहब के लिए ये थोड़ी दुखी करने वाली बात थी कि ऐसे कैसे कोई भूल सकता है। अब उनके मन में सवाल आने लगे कि एक मूर्तिकार ने जब मूर्ति बनाई होगी, मान लेते हैं मूर्तिकार मोतीलाल था, उसने जब मूर्ति बनाई होगी उसने क्या क्या प्रयास किए होंगे। हालदार साहब के दिमाग में चल रहा है अब कि उसने मूर्ति बनाने के लिए कैसे ना कैसे प्रयास करके बना ली, लेकिन जब चश्मा बनाने लगा होगा तो उससे बना नहीं होगा, या बनाने की कोशिश की होगी उससे टूट गया होगा, या पारदर्शी चश्मा कैसे बनाए पत्थर का, तो वो कैसे बनाए ये समझ में नहीं आई होगी उसको। इस तरह की बातें उनके दिमाग में चल रही है, वही हम आगे पढ़ेंगे। देखो, पान वाले के लिए यह एक मजेदार बात थी कि वो चश्मा बनाना भूल गया, तो ये तो एक मजाक की बात थी उसके लिए, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित यानी हैरान और द्रवित करने वाली यानी दुखी करने वाली बात थी। यानी वे ठीक ही सोच रहे थे क्या, कि मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का एक अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा कि बना देंगे, जल्दी से ही बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए,
कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश तो की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। यानी एक समय के बाद वो चश्मा किसी ने निकाल लिया होगा या अपने आप आंधी तूफान से निकल गया होगा। उफ, इस तरह की बातें वो सोच रहे थे और अंत में उफ, मतलब अंदर ही अंदर वो सोचते बस अब और सोचना वो बंद करते हैं, आगे क्या है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक प्रश्न, आपको मैंने अभी भी 2 नारे के बारे में जिक्र किया था, उनमें से किसी एक नारे को ही कमेंट करके बताइए। देखना चाहता हूं कितने बच्चे मेरी बातें ध्यान से सुन रहे हैं। हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा यानी हैरानी भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान वाले के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए, नतमस्तक यानी सिर झुका लेना या उनके कायल हो जाना, उनके समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? अब उन्होंने ऐसा क्यों पूछा? दरअसल उसका नाम कैप्टन उन्होंने बताया पान वाले ने, तो कैप्टन तो या तो वो स्वतंत्रता सेनानी का रहा होगा इसीलिए उसको कैप्टन कहते हैं, है ना, या फिर आजाद हिंद फौज रही थी कभी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही बनाई थी, आपको पता होगा, तो उसका कोई भूतपूर्व सिपाही रहा हो, ऐसा कुछ रहा हो, तो इसीलिए कैप्टन कहते हो। तो मतलब वो कैप्टन क्यों कहते हैं, या उसका वास्तविक असली में उसका नाम ही कैप्टन है, ऐसा वो पूछना चाहते थे। अब पान वाले का रिप्लाई क्या आता है या नहीं आता है, देखते हैं आगे। पान वाला नया पान खा रहा था, पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर, मतलब पान खाते खाते बीच में रुक गया, 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई यानी हंसने लगा और मुस्कुरा कर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। तो इस तरह से पान वाले ने कैप्टन का बहुत मजाक बनाया। ये बात हालदार साहब को पसंद नहीं आई। क्यों? क्योंकि कैप्टन में देशभक्ति की भावना है और उस देशभक्त का मजाक बनाना कोई अच्छी बात नहीं है। अब हालदार साहब ने जब पीछे मुड़कर देखा कैप्टन को, वो और भी ज्यादा हैरान हो गए। क्यों हैरान हुए? हैरान इसीलिए हुए, दरअसल वो एक बहुत ही बूढ़ा आदमी था, मरियल था यानी बहुत कमजोर था, और यहां तक कि उसका एक पैर भी नहीं था, बड़ी मुश्किल से एक लकड़ी के सहारे जैसे तैसे वो चलता था, और उसकी कोई दुकान नहीं थी चश्मे की, वो फेरी लगाता है, जैसे गली गली में जैसे जा जाकर वो चश्मे बेचता है। वो दरअसल उसके एक बांस है, उस बांस पर उसने काफी सारे चश्मे लगा रखे हैं, उसी को वो ले जाता है, उसी के सहारे वो अपना घर गुजारा चलता है उसका। अब उसको देखकर वो और भी ज्यादा हैरान हो गए कि उसके हाथ में सिर्फ एक छोटी सी संदूकची कह लो या छोटा सा बैग कह लो, उसमें कुछ चश्मे हैं, वो गली गली में जाकर बेच रहा है और उसके अंदर इतनी सारी देशभक्ति की भावना आ गई। ये एक बड़ी ही कमाल की बात थी। तो इसको देखकर थोड़ा हैरान भी हो रहे थे, द्रवित भी हो रहे थे। तो ये सब देखकर हालदार साहब के मन में बहुत सारे प्रश्न और भी आ गए उनके बारे में, यानी कैप्टन के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते थे, पूछना चाहते थे, पान वाले से ही पूछना चाहते थे क्योंकि वही था पास में। लेकिन पान वाले ने साफ इनकार कर दिया कि अब वो इस बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता। अब दूसरी तरफ एक ड्राइवर, जो जीप का ड्राइवर है, वो बेचैन हो रहा है क्योंकि काफी देर से वो खड़ा है, इंतजार कर रहा है हालदार साहब के आने का। अब एक तरफ पान वाला जवाब नहीं दे रहा है, दूसरी तरफ ड्राइवर बेचैन हो रहा है, इसलिए वो चल दिए, वहां से चले गए। ऐसा ही कुछ इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। देखिए, हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए, यानी हैरान रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा यानी कमजोर सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची यानी छोटा सा बैग और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए, ये सब सोच रहे थे, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने के लिए तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। बच्चों, हालदार साहब को अपनी कंपनी के काम के सिलसिले में कितने दिनों के बाद वहां से गुजरना होता था? जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखना चाहता हूं शुरू वाली बातें भी अब तक याद किस किस को है। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। बदलता कौन है ये आपको पता लग गया है, क्यों बदलता है ये भी आपको पता लग गया है। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक यानी हैरानी और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए, प्रफुल्लता का मतलब होता है प्रसन्नता, बड़ी खुशी भी होती थी उसको देखकर। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान
दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी, तो वो कुछ पूछ भी नहीं पाए किसी से कि यहाँ हो क्या रहा है। चश्मा भी नहीं है, दुकानें भी बंद है, कुछ नहीं समझ पाए। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। अब ये सुनकर पान वाला उदास हो गया। उदास क्यों हुआ? उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते, मतलब वो गाड़ी में बैठे बैठे सोच रहे हैं कि ऐसी कौम का, ऐसे लोगों का क्या होगा, ऐसी जाति का क्या होगा, ऐसी कम्युनिटी का क्या होगा जो देशभक्तों का मजाक बनाती है। मतलब ऐसे देशभक्त जिन्होंने अपनी घर गृहस्थी, जवानी जिंदगी सब कुछ अपने देश पर न्यौछावर कर दी थी, ऐसे लोगों का भी लोग मजाक बनाते हुए डरते नहीं है, हिचकते नहीं है। ऐसा कुछ मन में वो सोचे जा रहे थे जब कैप्टन की मृत्यु की वो खबर सुनते हैं। देखो, बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का, कौम मतलब समुदाय का, कम्युनिटी का, जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने, होम का मतलब होता है जो सब कुछ न्यौछावर कर देती है, देने वालों पर भी हंसती है। ऐसे लोग भी हैं जो उन पर हंसते हैं और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए, दुखी होते हुए वो अपने घर की तरफ रवाना हो गए। लेकिन अगली बार फिर से उनका वहीं से ही आना जाना है ना, कंपनी के काम के सिलसिले में। अब की बार जब उन्होंने जाना था तो उनके मन में पहले से ही आ गया कि उस कस्बे में बिल्कुल नहीं रुकेंगे। क्यों नहीं रुकेंगे? क्योंकि अगर वो रुकेंगे तो वहां उनको दुख होगा, चश्मा होगा नहीं मूर्ति पर लगा हुआ, कैप्टन के बारे में याद आएगी तो उसको सोचकर दुखी हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि वहां रुकेंगे ही नहीं। ड्राइवर को भी मना कर दिया कि आज पान नहीं खाएंगे, सीधे निकलेंगे, तो वहां पर रोकना मत। लेकिन मानव का स्वभाव है कि जिस तरफ नहीं देखने के लिए कहा जाए उसी तरफ देखता है इंसान। ऐसा ही हवलदार साहब ने जब सोच लिया कि मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, अब वहां जब वो पहुंचते हैं और मूर्ति की तरफ ना चाहते हुए भी आंख उठ ही जाती है। अब वहां वो क्या देखते हैं, वही इस कहानी का क्लाइमैक्स है, वो हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में, हृदय स्थली मतलब सेंटर में यानी केंद्र में, सुभाष की प्रतिमा, प्रतिमा यानी मूर्ति अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, यानी वहां लगी हुई होगी। लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। अच्छा ये बताओ बच्चों, मास्टर का सब्जेक्ट कौन सा था? जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखते हैं कितने बच्चे बड़ी ध्यान से इस कहानी को सुन रहे हैं। सोचा आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। अब आगे क्या हुआ वो आप इस सीन से समझो, इस दृश्य से समझो। इस सीन में मेरे ही स्टूडेंट हैं, ध्यान से देखना, मजा आएगा आपको। मैं आपको इस सीन के बाद फिर से मिलूं। कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अर्थात मूर्ति अवश्य ही लगी होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन अब रहा नहीं। हवलदार साहब सोचने लगे, आज चौराहे पर रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। अरे ड्राइवर, चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, अरे रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हवलदार साहब भावुक हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई थी।
कैसा लगा ये सीन? अगर आपको ये फुल मूवी देखनी है, यानी पूरे चैप्टर की मूवी देखनी है, तो उसके बारे में भी मैं बताऊंगा आपको कहां पर ये मिलेगी। अब अंत में आपने सुना कि उस मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा हुआ था, जो बच्चे अक्सर बना लेते हैं। दरअसल वो सरकंडे का चश्मा बच्चों ने ही बनाया था। हवलदार साहब भावुक हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, उनकी आंखों में आंसू तक भी आ जाते हैं, ये सोचकर कि आज के बच्चों में भी देशभक्ति की भावना है, क्योंकि बच्चे भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बिना चश्मे के देख नहीं पाए। उन्होंने अपनी तरफ से कैसा ना कैसा बनाकर चश्मा लगा ही दिया। अब आपने इस पार्ट को तो अच्छे से समझ लिया, लेकिन इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक्सरसाइज क्वेश्चन और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी पढ़ लेना। लेकिन ये सारी चीजें आपको मिलेंगी कहां? यहां तक कि आपको जो मैं फुल मूवी की बात कर रहा था, ये सारी चीजें आपको एक ही लिंक पर मिलेंगी, और लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 10th क्लास। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। कुछ इस तरीके से आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, और सिर्फ इतना ही नहीं, साथ ही साथ अदर चैप्टर्स भी आपको इसी लिंक पर मिल जाएंगे। लेकिन उससे पहले होगा आपका इसी चैप्टर से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट। देखना चाहता हूं आपने कितना इस चैप्टर को समझा। तो अगर आप इस चैप्टर को समझ चुके हो तो देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ड्राइंग मास्टर का क्या नाम था? बच्चों, हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना। देखना चाहता हूं एंड में किसके कितने आंसर ठीक हुए। ड्राइंग मास्टर का क्या नाम था? और आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे, ए मोतीलाल, ऑप्शन बी किशनलाल, ऑप्शन सी प्रेमपाल, ऑप्शन डी सोहनलाल। आपके 5 सेकंड, 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए मोतीलाल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किस वस्तु की बनी थी? आपके ऑप्शन, ऑप्शन ए लोहे की, ऑप्शन बी संगमरमर की, ऑप्शन सी मिट्टी की, ऑप्शन डी कांसे की। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी संगमरमर की। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी? ऑप्शन, ऑप्शन ए 2 फुट 4 फुट, ऑप्शन सी 6 फुट, ऑप्शन डी 8 फुट। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है 2 फुट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, नेताजी की प्रतिमा किस वर्दी में थी? आपके ऑप्शन, ऑप्शन ए नेताजी की वर्दी में, ऑप्शन बी फौजी वर्दी में, ऑप्शन सी अंग्रेजों जैसी वर्दी में, ऑप्शन डी पुलिस की वर्दी में। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी फौजी वर्दी में। तो बच्चों, ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और हाँ, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया है, जो आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर देख लेना, बिल्कुल फ्री है। और अगर आपको मुझसे बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आ जाइए बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।